नमस्कार डियर स्टूडेंट्स। एसपीसी गवर्नमेंट कॉलेज अजमेर के समाजशास्त्र विभाग के इस यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है, अभिनंदन है। हम यूट्यूब चैनल के माध्यम से पीपीटी बेस्ड वीडियो बनाकर व्हाट्सएप के माध्यम से आपके साथ शेयर कर रहे हैं। कोविड-19 महामारी के दौरान अपनी पढ़ाई को जारी रखने के लिए हमने इस नवाचार को अपनाया है, एक न्यू नॉर्मल है। इसी के साथ हम अपनी एकेडमिक प्रोग्रेस को बनाए रख पा रहे हैं और मैं उम्मीद करता हूं कि आप नियमित रूप से हमारी वीडियोस देख रहे होंगे और जो टेक्स्ट बुक हमने बताई है उनसे पढ़ रहे होंगे, इससे लाभान्वित हो रहे होंगे। हम हर वीडियो में ये भी बताते हैं कि आपको कोई कठिनाई हो, आपका कोई प्रश्न हो, जिज्ञासा हो, कोई सुझाव हो तो आप हमें हमारे व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कर सकते हैं, कन्वे कर सकते हैं, बता सकते हैं, हमसे बात कर सकते हैं। आपस में विचार विमर्श और संवाद से ही किसी नवाचार को और बेहतर बनाया जा सकता है। आफ्टर ऑल इसका पर्पज़ ऑनलाइन टीचिंग लर्निंग प्लेटफॉर्म को सक्सेसफुल बनाना है और जो टारगेटेड लर्नर्स हैं उन तक प्रभावशाली तरीके से अपनी बात पहुंचाना है, जिससे उनकी पढ़ाई बाधित नहीं हो और वो नियमित रूप से अपने एकेडमिक करियर में आगे बढ़ सकें। और यही हम कर रहे हैं। और अब तक हमने बी पार्ट फर्स्ट में फर्स्ट पेपर है जो समाजशास्त्र के सिद्धांत, और जो सेकंड पेपर है भारतीय समाज, उससे संबंधित विभिन्न जो टॉपिक है उन पर वीडियो बनाकर आपके साथ शेयर किए हैं। उसी क्रम में आज एक नया टॉपिक हमने लिया है, वो है पश्चिमीकरण। ये बी ए पार्ट फर्स्ट का जो सेकंड पेपर है भारतीय समाज, उसकी तीसरी यूनिट का टॉपिक है और बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है भारतीय संदर्भ में। ये सामाजिक परिवर्तन से प्रत्यक्ष रूप से संबंधित है, क्योंकि ये सामाजिक परिवर्तन की प्रक्रिया है। ये इस तरह की क्रियाएं जो निरंतर और नियमित रूप से चलती रहती हैं उनको हम प्रक्रियाएं बोलते हैं। तो यह भारत में सामाजिक परिवर्तन की एक महत्वपूर्ण प्रक्रिया है, एक महत्वपूर्ण समाजशास्त्रीय अवधारणा है। भारतीय संदर्भ में इसका बहुत अधिक महत्व है। भारतीय समाज वैज्ञानिकों ने इस पर गहन अध्ययन किया है। तो इसका अर्थ क्या है, इसकी परिभाषा क्या है, विभिन्न समाज वैज्ञानिकों ने इसके बारे में क्या बात कही है, इसकी विशेषताएं क्या है और इसका भारतीय समाज पर क्या प्रभाव पड़ा है, इस प्रक्रिया की सीमाएं क्या है, ये हमारे इस टॉपिक की सब टॉपिक हैं जिनको हमें आज पढ़ना है। बिंदुवार क्रमवार हम अध्ययन करने का प्रयास कर रहे हैं, जिसके किसी बात को, किसी अवधारणा को, सिद्धांत को बहुत व्यवस्थित ढंग से समझ सकें। डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि मैंने आपको कहा कि पश्चिमीकरण जैसा कि इसके नाम से स्पष्ट है, यानी पश्चिमी देशों का जो भारतीय समाज पर प्रभाव है उसको बताने वाली अवधारणा है। एक लेमैन की भाषा में, एक आम आदमी की भाषा में पश्चिमीकरण का तात्पर्य है कि पश्चिमी दिशा में जो देश स्थित हैं, विशेष रूप से यूरोप और अमेरिका और इस तरह के जो देश हैं, यूरोप के जो देश हैं, अमेरिका है, यानी पश्चिमी देश भारतीय संदर्भ में विशेष रूप से ब्रिटेन के संदर्भ में इसका अध्ययन करें, क्योंकि ब्रिटेन का यानी इंग्लैंड का यहाँ पर लंबे समय तक शासन रहा है और उसका प्रभाव यहाँ की जीवन शैली, संस्कृति पर होना स्वाभाविक है। तो पश्चिमी देश विशेष रूप से इंग्लैंड का जो लंबे समय तक भारत पर शासन राज रहा, उसके कारण यहाँ के जो समाज और संस्कृति में जो परिवर्तन आए हैं उसको बताने वाला शब्द है, उसको बताने वाली अवधारणा है। समाजशास्त्र दृष्टिकोण से इसका अपना एक विशिष्ट अर्थ है, उसको भी समझने का हम प्रयास कर रहे हैं। डियर स्टूडेंट्स, पश्चिमीकरण की ये जो अवधारणा है, सामाजिक परिवर्तन की ये जो प्रक्रिया है, इसका तात्पर्य ये है कि भारतीय समाज में 150 वर्षों के अंग्रेजी शासन के परिणाम स्वरूप प्रौद्योगिकी, संस्थाओं, विचारधारा, मूल्यों और कुल मिलाकर जीवन शैली में जो होने वाले परिवर्तन हैं उनसे जो परिवर्तन आए हैं उन्हीं के लिए भारतीय समाज वैज्ञानिकों ने पश्चिमीकरण का कॉन्सेप्ट दिया, ये प्रक्रिया दी।
इसको प्रक्रिया इसलिए नाम दिया गया है कि ये निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, उसके प्रभाव आज भी विद्यमान है और वो निरंतर चल रहे हैं। वो किसी पर्टिकुलर समय विशेष में ही गठित हुए हों ऐसा नहीं है, लंबे समय तक उसका प्रभाव रहता है और वो चलता रहता है, तो इस कारण उसको हम प्रक्रिया बोलते हैं। तो पश्चिमीकरण का जो ये कॉन्सेप्ट है, ये समाजशास्त्रीय अवधारणा है। प्रोफेसर एम.एन. श्रीनिवास ने सोशल चेंज इन मॉडर्न इंडिया में ये अवधारणा है जो इसका विवेचन किया है। सोशल चेंज इन मॉडर्न इंडिया प्रोफेसर एम.एन. श्रीनिवास की बहुत ही महत्वपूर्ण पुस्तक है। एम.एन. श्रीनिवास कर्नाटक के मैसूर के रहने वाले प्रख्यात समाजशास्त्री हुए हैं। उन्होंने बहुत सारी पुस्तकें लिखी हैं और समाजशास्त्र के अध्ययन के दौरान आप उनकी बहुत सारी किताबों से, सिद्धांतों से परिचित होंगे। उन्होंने अपने पुस्तक सोशल चेंज इन मॉडर्न इंडिया, जैसा कि आप इस पीपीटी स्क्रीन पर देख भी रहे हैं, उसमें उन्होंने ये कहा कि पश्चिमीकरण भारतीय समाज और संस्कृति में 150 वर्षों के अंग्रेजी राज्य के परिणाम स्वरूप प्रौद्योगिकी, संस्थाओं, विचारधारा और मूल्यों में होने वाले परिवर्तनों का समावेश करता है। और उन्होंने मैसूर में समाजशास्त्री अध्ययन किया और उन्होंने ये बताया कि मैसूर के जो ब्राह्मण थे वो पश्चिमीकरण में बहुत आगे थे। उन्होंने इसको बहुत बढ़ चढ़ कर अपनाया और इसका उनकी जीवन शैली और संस्कृति पर प्रभाव स्पष्ट दृष्टिगोचर हुआ। जाने माने भारतीय समाजशास्त्री डॉक्टर योगेंद्र सिंह है, उनकी प्रसिद्ध पुस्तक है मॉडर्नाइजेशन ऑफ इंडियन ट्रेडिशन। इसका विवरण आप जगह जगह समाजशास्त्र की पुस्तकों में देखेंगे। उन्होंने ये कहा कि योगेंद्र सिंह के अनुसार पश्चिमीकरण की जो अवधारणा है उसके दो महत्वपूर्ण तत्व हैं, एक है मानवतावाद और दूसरा है तार्किकता। उनका ये मानना है कि वैज्ञानिक प्रौद्योगिकी तथा अत्याधुनिक शिक्षण संस्थानों की स्थापना, राष्ट्रवाद का उदय, नवीन जो राजनीतिक संस्कृति है जिसमें राष्ट्रीयता और लोकतंत्र की भावनाओं को महत्व दिया जाता है, ये सब पश्चिमीकरण के भी उप उत्पाद हैं, बाई प्रोडक्ट हैं। यानी पश्चिमीकरण की जो सामाजिक परिवर्तन की प्रक्रिया है जो भारत में घटित हुई है, इस सामाजिक परिवर्तन की प्रक्रिया के कारण बहुत सारे उप उत्पाद आए हैं और उन्होंने पश्चिमीकरण के इन प्रभावों को सांस्कृतिक आधुनिकीकरण का नाम दिया है, कल्चरल मॉडर्नाइजेशन कहा है उन्होंने। और ये सब पश्चिमीकरण के कारण घटित हुआ है, ऐसा डॉक्टर योगेंद्र सिंह का मानना है। साथ ही एक अन्य समाज वैज्ञानिक हुए हैं बी कुप्पुस्वामी, उनकी पुस्तक है सोशल चेंज इन इंडिया। उसका यहाँ पीपीटी पर मैं जिक्र नहीं कर पाया हूँ, लेकिन मैं आपको बता देता हूँ, बी कुप्पुस्वामी सोशल चेंज इन इंडिया। इस पुस्तक में उन्होंने पश्चिमीकरण के 3 पक्ष बताए हैं, 3 आस्पेक्ट्स बताए हैं, 3 पहलू बताए हैं। पहला है व्यवहार, बिहेवियर, दूसरा है ज्ञान, नॉलेज, और तीसरा है मूल्य, वैल्यूज़। इसका तात्पर्य है कि पश्चिमीकरण की जो सामाजिक परिवर्तन की प्रक्रिया है, ये अवधारणा है, इसके 3 मुख्य घटक हैं, 3 मुख्य तत्व हैं, और जिनके संदर्भ में इस अवधारणा को सैद्धांतिक दृष्टिकोण से और भारतीय समाज प्रभाव के व्यावहारिक दृष्टिकोण से हम समझ सकते हैं। पहला है व्यवहार। इसका तात्पर्य ये है कि पश्चिमीकरण की सामाजिक परिवर्तन की इस प्रक्रिया के कारण भारतीय लोगों के खान पान, वेशभूषा, मनोरंजन, जीवन शैली, उसमें व्यवहार में बदलाव आया है और हमने पश्चिमी देशों, विशेष रूप से अंग्रेजों की जो जीवन शैली, खान पान है, उसका अनुकरण किया है, उसके अनुसार व्यवहार करना शुरू कर दिया है। दूसरा पक्ष है ज्ञान। इसका तात्पर्य ये है कि पश्चिमीकरण के प्रभाव के कारण यहाँ साहित्य, ज्ञान, विज्ञान की उन्नति हुई है, उन विचारों का यहाँ प्रसार हुआ है, उस साहित्य और वैज्ञानिक ज्ञान से लोग जागरूक हुए हैं, परिचित हुए हैं, और इस प्रकार सांस्कृतिक और बौद्धिक जो है प्रसार हुआ है, तो वह पश्चिमीकरण के कारण ही
हुआ है, तो वो भारतीय समाज में बिल्कुल स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है कि पश्चिमी साहित्य को पढ़ा जा रहा है, पश्चिमी ज्ञान विज्ञान की उन्नति है उसको अपनाया जा रहा है, उसको काम में लिया जा रहा है, उसके बारे में जागरूकता बढ़ी है। ये सब चीज़ें जो है वो ज्ञान पहलू या घटक से संबंधित है। और तीसरा है मूल्य। इसका तात्पर्य ये है कि पश्चिमीकरण की इस समाजशास्त्रीय अवधारणा, सामाजिक परिवर्तन की इस प्रक्रिया के कारण भारतीय समाज और संस्कृति में मूल्यों में परिवर्तन आया है, और यहाँ मानवतावाद और तार्किकता, लौकिकता के मूल्य हैं उनका महत्व बढ़ा है, उनको अपनाया जाने लगा है और उनके अनुसार लोग आचरण करने लगे हैं। तो तार्किकता, लौकिकता, मानवतावाद का महत्व बढ़ना, इस तरह के मूल्यों को जीवन में अपनाना, इनको ग्रहण करना और इनके अनुसार व्यवहार करना, ये मूल्य संबंधी घटक है पश्चिमीकरण का, जो इसकी अवधारणा को स्पष्ट करता है। तो डियर स्टूडेंट, यह पश्चिमीकरण की अवधारणा है। पश्चिमीकरण का सरल अर्थ मैंने पहले ही बता दिया है। जहाँ तक बात परिभाषा की है, तो यो डॉक्टर एम.एन. श्रीनिवास की परिभाषा ये है कि पश्चिमीकरण भारतीय समाज और संस्कृति में 150 वर्षों के अंग्रेजी राज्य के परिणाम स्वरूप प्रौद्योगिकी, संस्थाओं, विचारधारा और मूल्यों में होने वाले परिवर्तनों का समावेश करता है। ये उन्होंने पश्चिमीकरण की समाजशास्त्रीय परिभाषा दी है। और अब हम समझने का प्रयास कर रहे हैं कि पश्चिमीकरण की मुख्य विशेषताएं क्या है। ये जो सामाजिक परिवर्तन की प्रक्रिया है, ये जो अवधारणाएं हैं, डियर स्टूडेंट्स, जब हम किसी विषय को पढ़ते हैं तो उसके जो कॉन्सेप्ट है, अवधारणाएं और थ्योरीज है, जो सिद्धांत है, उनको बिल्कुल स्पष्ट ढंग से समझना जरूरी है कि सरल भाषा में हम किसी दूसरे व्यक्ति को भी बता सकें। अगर हम किसी अवधारणा और सिद्धांत को सरल ढंग से समझ सकते हैं तो उसका विस्तृत विवेचन भी हम बिल्कुल सटीकता के साथ और सारगर तरीके से कर सकते हैं। न केवल यूनिवर्सिटी एग्जाम्स के, बल्कि कम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी आप बेहतर परफॉर्म कर सकते हैं। साथ ही समसामयिक परिप्रेक्ष्य में वो अवधारणा कितनी प्रासंगिक है, कितनी अस्तित्व में है, कितनी अप्रासंगिक है और उसमें क्या परिवर्तन हुए, ये भी आप बेहतर ढंग से विश्लेषित कर सकते हैं। तो इसलिए किसी अवधारणा को बहुत ही बिल्कुल सारगर्भित और सटीक ढंग से समझना जरूरी है। यही हम प्रयास कर रहे हैं। तो इसलिए समाजशास्त्र के जो सिद्धांत है, अवधारणाएं हैं, उनका अर्थ जानना जरूरी है। उसके बाद उसकी परिभाषा जो समाज वैज्ञानिकों ने क्या दी है, फिर उसके बाद में सारगर्भित परिभाषा क्या निकल कर आती है अपने शब्दों में, और उसकी मुख्य विशेषताएं क्या है, इनको जानना जरूरी है। तो पश्चिमीकरण की ये जो सामाजिक परिवर्तन की प्रक्रिया है, ये जो अवधारणा है, इसके मुख्य विशेषताओं में सबसे पहली विशेषता है कि ये एक तटस्थ अवधारणा है। इसका तात्पर्य है कि नैतिक रूप से तटस्थ अवधारणा है। यह नैतिक रूप से अच्छी है या गलत है, ये अच्छी है या बुरी है, ये इस अवधारणा की विशेषता नहीं है। ये बिल्कुल नैतिक रूप से तटस्थ है। यह भारतीय समाज पर इंग्लैंड के लंबे समय के शासन के कारण अंग्रेजों की जीवन शैली, संस्कृति, उसके प्रभाव की समाजशास्त्रीय व्याख्या करने वाली अवधारणा है। अब वो प्रभाव सकारात्मक सिद्ध हुआ है, नकारात्मक सिद्ध हुआ है, अच्छा है या बुरा है, ये अवधारणा नहीं बताती है। इसलिए हम इसको नैतिक रूप से तटस्थ अवधारणा कहते हैं। नैतिक रूप से तटस्थ अवधारणा का तात्पर्य है कि वह अवधारणा मूल्यपरक अवधारणा नहीं है, यानी कि वह यह नहीं बताती है कि ये गलत है, ये अच्छी है, ये होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। वो ये कह रही है कि ये एक सामाजिक परिवर्तन की प्रक्रिया है जो भारतीय समाज में घटित हुई है और इसका ये कारण रहा है, उसके कारण ये परिवर्तन भारतीय समाज में घटित हुए हैं। अब वो सही है या गलत है, उचित है या अनुचित है, ये नहीं बताती है। इसलिए इसको हम तटस्थ अवधारणा कहते हैं। और समाजशास्त्रीय अध्ययन में, जो कि वैज्ञानिक पद्धति पर आधारित होता है, उसमें मूल्य निरपेक्ष होना, तटस्थ होना एक अनिवार्य शर्त है, उसकी अनिवार्य विशेषता है वैज्ञानिक पद्धति की, वैज्ञानिक अध्ययन की। तो ये नैतिक रूप से तटस्थ अवधारणा है। दूसरा है, यह बहुत ही व्यापक अवधारणा है। इसका तात्पर्य है कि ये अवधारणा, ये सामाजिक परिवर्तन की प्रक्रिया बहुत सरल नहीं है, जो कुछ पहलुओं में सामाजिक परिवर्तन को या संस्कृति में या जीवन शैली में पश्चिमी
जीवन शैली या संस्कृति विशेष रूप से अंग्रेजों की जो जीवन शैली संस्कृति है उसके प्रभाव को बताती है। नहीं, ये भौतिक और अभौतिक दोनों ही तरीके के परिवर्तनों को सम्मिलित करती है और बहुत सारे पहलुओं को अपने अंदर समाहित किए हुए है। इस कारण ये बहुत ही व्यापक अवधारणा है। जाने माने समाजशास्त्री डॉक्टर योगेंद्र सिंह ने तो इसको सांस्कृतिक आधुनिकीकरण का भी नाम दे दिया है, जबकि आधुनिकीकरण अपने आप में एक अलग विशिष्ट सामाजिक परिवर्तन की प्रक्रिया है जो भारतीय समाज में घटित हो रही है, जिसके कारण भारतीय समाज में व्यापक स्तर पर परिवर्तन आ रहा है और परिवर्तन हम दैनंदिन जीवन में नोट करते हैं, देखते हैं, हमारे चारों तरफ वो घटित हो रहे हैं। तो बहुत ही व्यापक अवधारणा है। तीसरा है यह वैज्ञानिक अवधारणा, वैज्ञानिक और जटिल अवधारणा है। पीपीटी में जटिल शब्द है, उसका विवेचन, उसका जिक्र नहीं हो पाया है। इसका तात्पर्य है कि पश्चिमीकरण की जो अवधारणा है वो समाजशास्त्र अध्ययन के आधार पर वैज्ञानिक पद्धति से स्थापित की गई है और इसमें बहुत सारे पहलू, बहुत सारे कारक, बहुत सारी प्रक्रियाएं सम्मिलित हैं। इस कारण इसको व्यापक अवधारणा कहा गया है। उदाहरण के लिए यह मानवतावाद, तार्किकता, लौकिकता पर बल देता है। तो वो लौकिकीकरण की प्रक्रिया है जो सेक्युलराइजेशन की प्रोसेस है उससे संबंधित है। लौकिकीकरण सेक्युलराइजेशन में भारतीय समाज में सामाजिक परिवर्तन की एक प्रक्रिया है। इसी तरह आधुनिकीकरण भी भारतीय समाज में सामाजिक परिवर्तन की एक प्रक्रिया है जो आधुनिकता यानी तार्किकता, बौद्धिकता, ये लौकिकता को महत्व देने वाले जो तत्व हैं उनका भारतीय समाज पर जो प्रभाव है उनसे संबंधित है। तो उसके भी बहुत सारे पहलू पश्चिमीकरण में समाहित हैं। इसी तरह अंग्रेजों पश्चिमी जो जीवन शैली है, संस्कृति है, विशेष रूप से इंग्लैंड की समाज की, उसके भारतीय समाज पर प्रभाव को भी बताती है। इस कारण यह अवधारणा जो कि वैज्ञानिक पद्धति से समाज वैज्ञानिकों ने दी है, स्थापित की है, इसलिए वैज्ञानिक तो है ही, साथ ही इसमें बहुत सारे पहलू सम्मिलित हैं। यानी इसमें आधुनिकीकरण की भी कुछ विशेषताएं हैं, लौकिकीकरण की भी कुछ विशेषताएं हैं और पश्चिमीकरण की भी विशेषताएं हैं। तो इस कारण इसको बहुत ही जटिल अवधारणा माना जाता है। और इसकी जो पांचवी जो विशेषता है वह है या चौथी विशेषता कह सकते हैं कि यह चेतन और अचेतन प्रक्रिया है। इसका तात्पर्य है कि पश्चिमीकरण की जो सामाजिक परिवर्तन की प्रक्रिया है वो भारतीय समाज और संस्कृति में न केवल चेतन रूप से चलती है बल्कि अचेतन रूप से भी चलती है। उदाहरण के लिए चेतन रूप से चलने का तात्पर्य है कि जब किसी व्यक्ति को हमने जीन्स पहने हुए देखा, हमने देखा कि इंग्लैंड के लोग टाई और पैंट और शर्ट पहनते हैं, तो हमने भी टाई पैंट और शर्ट पहनना शुरू कर दिया। तो ये तो चेतन अनुकरण है, बिल्कुल सोच समझ कर हमें भी वो अच्छा लग रहा है या हम भी उस सोशल स्टेटस को प्राप्त करना चाहते हैं, उन जैसा दिखना चाहते हैं, तो उसका अनुकरण करने लगते हैं। इसी तरह हम भी चम्मच से कांटों से खाना खाना चाहते हैं, बेल्ट लगाना शुरू करते हैं, टाई लगाना शुरू करते हैं, और भी उनकी जो जीवन शैली से जुड़ी हुई चीज़ें, व्यवहार से जुड़ी हुई चीज़ें उनको अपनाने लगते हैं। तो ये तो चेतन चीज़ें होती है। बहुत सारी इस तरह की चीज़ें होती है जो अचेतन रूप से चलती रहती है। वो होती है जो हमारे व्यवहार में दृष्टिगोचर होती है, हमारी सोच में दृष्टिगोचर होती है, हमें पता ही नहीं चलता, जिनके लिए हम सचेतन रूप से प्रयास नहीं करते, अपने आप ही वो चीज़ें घटित होती रहती हैं। उदाहरण के लिए आप का दृष्टिकोण बदल जाता है, आपके मूल्य बदल जाते हैं, आपकी प्राथमिकताएं बदल जाती है, तार्किकता, ये लौकिकता, मानवतावाद, इस बहुत सारी इस तरह की चीज़ें हैं जो आप ग्रहण कर लेते हैं अचेतन रूप से, आपको पता नहीं चलता, उसके लिए आप खुद सोच विचार कर प्रयास नहीं करते, लेकिन लंबे समय तक पश्चिमी समाज यानी पश्चिमी जीवन शैली के संपर्क में रहने के कारण, उन लोगों के साथ रहने के कारण, उनका अनुकरण करने के कारण, उनको देखने के कारण आप उनको अपनाने लग जाते हैं। तो इसमें दोनों ही चीज़ें होती हैं। पश्चिमीकरण की जो प्रक्रिया है उसमें चेतन और अचेतन दोनों तरीके की प्रक्रिया है। ये अचेतन रूप से भी समाज में चलती रहती है।
अंदर ही अंदर हमारी मानसिकता बदल जाती है, सोच बदल जाती है, हमारे व्यवहार में वो चीज़ें झलकने लग जाती है। आप दूसरों को देखकर आप चलाकर हाथ नहीं मिलाना चाहते, लेकिन आपने अनुकरण किया है तो फिर आप हाथ मिलाना शुरू कर देते हैं। बहुत सारी इस तरह की चीज़ें होती हैं, तो ये हमने पश्चिमी संस्कृति से ही अपनाई है। तो अचेतन रूप से भी बहुत सारी चीज़ें होती रहती हैं, इसलिए इस प्रक्रिया को चेतन और अचेतन प्रक्रिया कहा गया है। दोनों पहलू इसमें समाहित हैं। तो ये पश्चिमीकरण की मुख्य विशेषताएं हैं। पश्चिमीकरण की जो प्रक्रिया है, इसका भारतीय समाज पर गहरा और व्यापक प्रभाव पड़ा है, और उसके कुछ बिंदु भी मैंने यहाँ पीपीटी में लिखे हैं, इनको आप देखिए। और जो नेक्स्ट वीडियो होगा हमारा, उसमें हम इसके बारे में चर्चा करेंगे। आज इसी वीडियो के साथ चर्चा करते हैं, तो हमारा जो ये वीडियो है वो थोड़ा लंबा बन सकता है, इसलिए नेक्स्ट वीडियो में इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे कि पश्चिमीकरण के कारण भारतीय समाज पर क्या प्रभाव पड़ा है, किन किन क्षेत्रों में पड़ा है, इसके क्या परिणाम हुए हैं। तो आज के लिए मैं समझता हूँ इतना पर्याप्त है, और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप ने पश्चिमीकरण की अर्थ, परिभाषा और इसकी विशेषताओं को बेहतर ढंग से समझा है। और इससे संबंधित कोई कठिनाई हो, कोई प्रश्न हो, कोई जिज्ञासा हो, तो आप हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। आपका स्वागत है। साथ ही मैं उम्मीद करता हूँ कि आप नियमित रूप से अपनी टेक्स्ट बुक हैं उनसे भी पढ़ रहे हैं, साथ ही लिखने का भी अभ्यास भी कर रहे हैं, और अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग और पिछले सालों के प्रश्न पत्रों को ध्यान में रखते हुए चतुराई से पढ़ाई करनी है। ये मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, और आज और एक बार इस चीज़ को दोहरा रहा हूँ। साथ ही कोरोना महामारी के समय में जो सावधानी हमें रखनी है, उनका भी आप ध्यान रखेंगे, और अपने अपने परिवार का ध्यान रखते हुए सावधानी से अपने एकेडमिक करियर में आगे बढ़ते रहेंगे, ऐसी मैं उम्मीद करता हूँ। धन्यवाद।